नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आज क्या है विशेष? विशेष है महंगी होती बढ़ती दवाइयों की दर। वो कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, और अब महंगाई ने भी आपको चारों तरफ से घेर लिया है। पहले आपने पेट्रोल के दाम ज़्यादा दिए, डीजल के दाम ज़्यादा दिए, रसोई गैस की कीमतें बढ़ गईं, लेकिन अब बारी है ज़िंदगी बचाने के लिए ज़्यादा महंगी दवाइयों की, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल से हो जाएगी। लेकिन मुसीबत यहीं नहीं ख़त्म हो रही है। चीन में कोरोना फैला हुआ है और उसका असर भी आपकी जेब जलाने को तैयार है। देखिए रिपोर्ट, उसके बाद बात करेंगे और चर्चा करेंगे इस पर पूरी। चीन में कोविड महामारी ने अपने पांव पसारना क्या शुरू किया, भारत की फार्मा इंडस्ट्री को बुखार चढ़ने लगा है। कोविड की वजह से चीन ने इस हफ्ते प्रतिबंध लागू किए थे, जिसके बाद यहां के 2 सबसे बड़े पोर्ट्स शंघाई और शेनज़ेन पर कार्गो की दिक्कतें शुरू हो गई हैं। शंघाई, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिपिंग पोर्ट है, यहां पर कार्गो का इंतजार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। दरअसल वॉल्यूम के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक देश है, जो कि अपनी जरूरत का 70% एपीआईज यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या आसान भाषा में कच्चा माल चीन से मंगाता है, जिसने बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक्स, पैरासिटामोल, डायबिटीज और दिल की बीमारियों की दवाइयां बनाई जाती हैं। घरेलू कंपनियां जैसे कि लुपिन, सन फार्मास्यूटिकल्स, ग्लेनमार्क, मैनकाइंड, डॉक्टर रेड्डीज, टोरेंट, अरबिंदो फार्मा, अबॉट और दूसरी कई बड़ी दवा कंपनियां चीन से इंपोर्ट पर ही निर्भर है। फार्मा कंपनियों पर इसका असर कैसे होगा, इस पर फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पूर्व चेयरमैन दिनेश दुआ का कहना है कि अगर लॉकडाउन आगे बढ़ा तो सप्लाई चेन में दिक्कत आगे भी जारी रह सकती है, क्योंकि सिर्फ 20-30% माल ही कार्गो फ्लाइट से इंपोर्ट होता है। बाकी 70% समुद्री रास्ते से जहाजों के जरिए आता है। फ्लाइट से माल इंपोर्ट करना काफी महंगा होता है। फ्लाइट और शिप में लागत का अंतर प्रति किलो करीब $5 से $10 तक का होता है। कंटेनर की कमी एक बड़ी समस्या बन रही है, जिसकी वजह से दवाओं की कमी हो सकती है और एक्सपोर्ट पर भी असर हो सकता है। लागत बढ़ने का असर फार्मा इंडस्ट्री पर होना निश्चित है। फार्मा इंडस्ट्री पर जो खतरा है, अगर जल्दी नहीं टला तो इसकी आंच आम आदमी पर आना तय है। हालांकि एक महंगाई की मार उन पर पहले से ही पड़ चुकी है। देश में दवाओं के दाम तय करने वाली संस्था नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA ने 1 अप्रैल से करीब 800 जरूरी दवाओं के दाम 10.7% बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पेन किलर और दिल से जुड़ी बीमारियों की दवाइयां शामिल हैं। दवाओं के दाम कितने बढ़ जाएंगे, इसका एक मोटा अनुमान ऐसे लगा लीजिए कि अगर कोई डायबिटीज का मरीज है और हर महीने 500 रुपए की दवाएं लेता है, तो उसे अब इसके लिए 550 रुपए चुकाने हैं। मेडिकल स्टोर में डायबिटीज की 10 गोली की स्ट्रिप 40 रुपये 85 पैसे में मिल रही है। 10% दाम बढ़ने के बाद ये करीब 45 रुपए की हो जाएगी। आपको बता दें कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिनल यानी NLEM में 800 दवाएं आती हैं, जिसकी कीमतें सरकार नियंत्रित करती है। हर साल थोक महंगाई इंडेक्स WPI के आधार पर इन दवाओं की कीमत तय होती है, जिसे भारत सरकार का इकोनॉमिक विंग तय करता है। बीते साल में होलसेल प्राइस क्या रहा है, उसके हिसाब से दवाओं के दाम में बढ़ोतरी की इजाजत ली जाती है। पिछले साल का होलसेल प्राइस 10.7% के आसपास आया है, इसलिए इसमें 10.7% की बढ़ोतरी आ जाएगी। इस लिस्ट में ज्यादातर हार्ट अटैक और डायबिटीज, BP की दवाएं शामिल हैं, जो रोजमर्रा मरीज खरीदते हैं। अब इसके लिए उन्हें ज्यादा कीमत चुकानी होगी। मतलब साफ है, आने वाले दिनों में मरीजों को बीमारी के साथ साथ दवाएं भी दर्द देंगी। इसीलिए बेहतर होगा BP वाले अपना ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीज अपना दिल थोड़ा मजबूत कर लें। ET नाउ स्वदेश। चलिए, अक्सर हम कहते हैं कि दिल थाम के रखिए, क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है। दिल थाम के रखिए, वरना तो आपके जेब से और पैसे आ सकते हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ देवीदास जी मौजूद हैं, जो कि CEO हैं इनफैलिबल फार्मा के। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि मंजूरी मिली है 10% की, तो क्या हम ये मान के चलें कि 10% जो है वो पूरा का पूरा अब ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? आवाज नहीं आ गई आपकी मुझे। देवीदास जी, मेरी आवाज़ अब आपको आ रही है? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आवाज थोड़ी सी लो आ रही है। मैं एक बार अपने प्रोड्यूसर्स को कहूँगा एक बार उसको चेक कर ले।
हाँ सर, हमारी आवाज़ अब आप हमें सुन पा रहे हैं देवीदास जी? क्या हमारी आवाज़ बेहतर है अब? हाँ आ रही है, बोलिए। तो सर, जो ये 10.7% की जो मंजूरी मिली है, क्या हम ये मान के चलें कि ये पूरा का पूरा जो प्राइस है वो 1 अप्रैल से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सारी दवाइयों में, या हम धीमे धीमे करके इम्पैक्ट देखेंगे उसका? नहीं, वो एक साथ तो नहीं होगा, धीरे धीरे होगा वो। और अगर चाइना की अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए ये तो अब होना ही है, अगर चाइना की बात करते हैं तो वहाँ पे कितना इस समय सिचुएशन कैसी है एपीआईज को लेकर, और वहाँ पे अगर इस तरह की सिचुएशन चली तो क्या आप देख रहे हैं कि आगे आने वाले समय में वहाँ और भी दाम बढ़ सकते हैं नॉन एसेंशियल जो ड्रग्स हैं उनके भी, क्योंकि एपीआईज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हर तरीके के ड्रग का? ये तो ऑब्वियस है। अभी वैसे तो चाइना से इंडिया में सारे सेक्टर्स पे उसका प्रभाव पड़ता है, पर जहां तक फार्मा का सवाल है, मैं फार्मा से हूँ, तो हमारी वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन। क्रिटिकल केयर प्रोडक्ट हो या बाकी दवाई हो, फिनिश फॉर्मुलेशंस हम दुनिया भर में यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। इवन यूएस इज आवर मेजर मार्केट। अब ये फॉर्मुलेशन जब हम बनाने जाएंगे तो उसको लगने वाला जो रॉ मटेरियल होता है, देखिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो बहुत हद तक चाइना से आता है, मे बी 70%। अब ये एपीआई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होते हैं, उनको एपीआई बनाने के लिए जो इंटरमीडिएट्स और केएसएम लाइक की स्टार्टिंग मटेरियल्स ये जो लगते हैं, ये भी ज्यादातर हद तक चाइना से आते हैं। और उसको छोड़ के और फिनिश फॉर्मुलेशंस में ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट हो गया कि जैसे रॉ मटेरियल्स है, केएसएम है। इनडायरेक्ट में जैसे कि इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग से मैं हूँ, तो हमें जो वायल्स लगती है, रबर स्टॉपर्स लगते हैं, ये भले इसके मैन्युफैक्चरर इंडिया में भी है, बट उसको लगने वाला जो रॉ मटेरियल है जैसे रॉ रबर या तो ग्लास ट्यूब्स, ये चाइना से आते हैं। तो ये वहां पे जो अभी डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन का जो इम्पैक्ट होने वाला है, उससे इसका सप्लाई इंडिया में प्रभावित होगा। तो इसके मैन्युफैक्चरिंग में भी स्लो डाउन आएगा, जो कि एक सपोर्टिंग चीज है, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है फिनिश फॉर्मुलेशंस के लिए। तो इनडायरेक्टली ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि ये चाइना में जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, उससे सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक मेजर तौर पर प्रभावित हो जाएगी। और वो एक कारण हो जाएगा कि हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन आ जाएगा, या तो फिर कॉस्ट बढ़ सकती है प्रोडक्ट की। जो रॉ मटेरियल हमें एक्स प्राइस में मिल रहा है उसको हमको ज्यादा प्राइस में लेने पड़ेंगे, या तो सप्लाई ऑफ मेडिसिन टू द अदर कंट्रीज एंड इवन टू द डोमेस्टिक मार्केट, ये भी प्रभावित हो जाएगा। ओवरऑल में मुझे ये सब दिख रहा है इसमें। अभी की सिचुएशन की बात करें सर, इस समय जिस हिसाब से चाइना में लॉकडाउन है, सप्लाई चेन इश्यूज कैसे दिख रहे हैं आपको? क्या अभी भी कंटेनर आ पा रहे हैं, उनकी सप्लाईज है इस समय? कंटेनर है तो, लेकिन कंटेनर जो इस कंटेनर को 40 दिन लगने वाले हैं, उसको अभी 60 दिन लग रहे हैं। डिफरेंट पोर्ट से उसका क्लियरेंस ठीक से नहीं हो रहा है, या तो जिस डेट पे उसका डिलीवरी होना है, या तो पोर्ट से क्लियरेंस है, या तो जिस डेस्टिनेशन से कंटेनर आ रहा है वो उसको क्वारंटाइन रखा जा रहा है, सैनिटाइज करके भेजा जा रहा है। तो उसमें जो डिले हो रहा है वो बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। और इससे प्राइसेस पे आपको क्या लगता है कब तक, जैसे आपने कहा कि अभी तो आ रहे हैं, लेकिन अगर ये दिक्कत बढ़ी रही तो रॉ मटेरियल्स शॉर्ट हो जाएंगे, कितना प्राइसेस पे इम्पैक्ट आप इसकी वजह से देख सकते हैं? वो तो ऐसा फिगर में एस्टिमेट करना बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जो क्रिटिकल केयर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हमने सेकेंड वेव में भी देखा कि जो कोविड के ट्रीटमेंट में गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से कुछ ड्रग्स थे, और साथ में पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी कुछ ड्रग थे। जैसे अभी जहां तक मेरे इसका बात करूं तो एंटीकोगुलेंट है, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स है, ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में बहुत जरूरी थे। और उसको छोड़ के भी रेगुलर ट्रीटमेंट में भी जो ड्रग्स लगते हैं, वो क्रिटिकल केयर प्रोडक्ट का बहुत सा डिपेंडेंसी हमारा चाइना पे है, फॉर द सेक ऑफ कॉस्ट। नाउ मेनी इंडियन मैन्युफैक्चरर आल्सो स्टॉप देयर प्रोडक्शन। सो कुछ रॉ मटेरियल ऐसे है जिसके लिए हम टोटली निर्भर है चाइना पे। अगर हम बात करें सर सरकार से, क्या हम सरकार से किसी प्रकार के इंटरवेंशन
की उम्मीद कर सकते हैं इसमें कि एक तो क्योंकि जैसे आपने कहा कि बहुत क्रिटिकल ड्रग्स हैं, तो सप्लाई को लेकर कहीं सरकार थोड़ी हमें मदद करे जिससे कि जो कॉस्टिंग बढ़नी, एक तो आपने कहा सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दवाइयाँ आनी चाहिए, रॉ मटेरियल आना चाहिए जिससे कि दवाई बने, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो कॉस्टिंग प्रेशर बढ़ेगा कंपनीज पे भी और वो पास ऑन होकर जो कंज्यूमर पे आता है, तो सरकार से आपको लगता है कुछ इस समय जो बातचीत चल रही है, क्या उम्मीद है, क्या वहाँ पे कुछ इंटरवेंशन देख सकते हैं आप? हाँ, डेफिनेटली। देखो, एक तो है कि सरकार का रोल एक इम्पोर्टेंट बनता है कि ये करंट सिचुएशन में किस तरह से स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, और दूसरा ये है कि मैंने लास्ट टाइम भी एक बार बात किया था कई मीटिंग में कि इंडिया को अभी चाइना पर से जो डिपेंडेंसी है उसको थोड़ा कम करना चाहिए। सो इन दैट सेक्टर गवर्नमेंट को जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरर है उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा देगी, जो कि क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स है उनके मैन्युफैक्चरिंग को जितना ज्यादा बढ़ावा इंडिया में दिया जाएगा उतना ऐसे सिचुएशंस को, अभी आज है ये सिचुएशन रिपीट भी हो सकता है, तो एवरी टाइम वो टाइम बिंग सोल्यूशन निकालने से अच्छा मुझे लगता है दैट इज वन ऑफ द सोल्यूशन। और अभी जो डायलॉग्स हो रहे हैं चाइना के साथ उसमें से एक सेफ रूट निकाल के जो क्रिटिकल मटेरियल्स है उनके लिए एक पैसेज बना के क्लियर किया जा सकता है, ताकि ये शॉर्टेज या तो फिर प्राइस राइजिंग इनके ऊपर हम थोड़ा कंट्रोल कर सकेंगे। चलिए देवजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जो देवजा जी ने बात कही कि डिपेंडेंस है चाइना से वो हटनी चाहिए, उसको लेकर पीएलआई पॉलिसी भी आई है एपीआईज को लेकर, और मेडिकल पार्क्स की भी बात हो रही है, लेकिन कोशिश ये रहेगी और हम उम्मीद करते हैं कि चाइना में सिचुएशन है वो जल्दी से जल्दी सुधरे, ताकि यहाँ पर दवाइयों के दाम और ना बढ़े।